हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गणपति विभाग। जैसा कि आप जानते हैं, आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। इसके मैं दो पार्ट लेकर आऊंगा। पहले पार्ट में हम आधा पार्ट पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम उसके एमसीक्यू करेंगे। तो फटाफट चलते हैं, जल्दी जल्दी क्या करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बहुत सारा कमेंट करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाता रहूं मिशन 100 की तरह। जैसे मिशन 100 चल रहा है हमारा, उस तरह मैं आपके साइंस में 100 में 100 नंबर ला सकूं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड चाहिए, नोट चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारी टीम को इस नंबर पे हाई लिख के भेज सकते हैं। वो आपको नोट्स फ्री में, लेक्चर नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो देर नहीं करनी है, अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना है क्योंकि आपको पढ़ना है। तो फटाफट चलेंगे और ना टाइम वेस्ट करते हुए चैप्टर को चालू करेंगे। तो फटाफट से चलते हैं। फटाफट से पहला पन्ना क्या कह रहा है, देखो अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, शुरुआत करते हैं चैप्टर की। क्या कह रहा है चैप्टर, देखो चैप्टर में अगर पहली बता दूं तो चैप्टर में आपसे बोला गया है अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है, मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं, रुक जाओ एक मिनट, बड़ी हुई है। ठीक है, देखो अम्ल क्या होता है। अगर अम्ल को देखा जाए, अम्ल की विशेषता बताएं। अम्ल होता क्या है, अम्ल का मतलब क्या होता है। अम्ल एसिड शब्द लैटिन भाषा से निकला है। किससे निकला है? अम्ल जो है वो एसिड शब्द लैटिन भाषा से निकला है, जिसका मतलब होता है एसिड। क्या होता है? एसिड से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है खट्टा। क्या होता है भाई इसका मतलब? खट्टा होता है। फटाफट से देखेंगे आगे। अम्ल की विशेषता, अम्ल की विशेषता की बात करें, अम्ल की क्या विशेषता होती है? यह स्वाद में खट्टे होते हैं, यह जलीय विलयन जो H आयंस होते हैं, हिलियंस आयंस को निकालते हैं, और ये नीले लिटमस पेपर को आपने पढ़ा हो छोटी क्लासों के अंदर, जो लिटमस पेपर होते हैं वो क्या करते हैं, नीले को लाल बदल देते हैं, लाल में कर देते हैं। और यही होती है अम्लता। क्या होती है? अम्लता की जांच करना। अम्ल की परिभाषा की बात करें तो अम्ल की परिभाषा, अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और जो नीले लिटमस पेपर को, नीले पेपर को लाल कर देते हैं और जल में घुलने के बाद क्या करते हैं, ये H आयन देते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आयन देते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरी बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरी बात करें HNO नाइट्रिक अम्ल। ये सभी तरह के अम्ल जो होते हैं ये अम्ल होते हैं। अब मैंने कुछ आपके लिए अम्ल की लिस्ट निकाली है, तो फटाफट देखते हैं। टमाटर के अंदर होता है ऑक्सीलिक अम्ल, ठीक है। अमरूद के अंदर होता है ऑक्सीजिलिक अम्ल, ठीक है, वही बात आ गया। संतरा के अंदर सार्ट्रिक अम्ल होता है। नींबू के अंदर, ठीक है, नींबू या नींबू, ठीक है, नींबू भी लिख सकते हो, नींबू को सार्ट्रिक अम्ल बोलते हैं। इमली के अंदर, कच्चा आम के अंदर और अंगूर के अंदर होता है आपका टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। प्याज के अंदर होता है सल्फेनिक अम्ल, आंवला जो होता है हमारा, ठीक है, आंवला तो उसका होता है सल्फेनिक अम्ल। चींटी का डंक, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मिक अम्ल होता है। मेंढक का डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक के अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूसरे आगे बात करें, सेब के अंदर मौलिक अम्ल पाया जाता है। मक्खन के अंदर ब्यूटिक अम्ल पाया जाता है। चाय के अंदर आपको बताना है कि क्या पाया जाता है, चाय को बताना है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फटाफट से कमेंट कर देना। और वसा के अंदर, ठीक है, स्टेरिक अम्ल क्या जाता है? वसा के अंदर स्टेरिक अम्ल पाया जाता है। तो फटाफट से कमेंट कर दो कि इसके अंदर, चाय के अंदर क्या पाया जाता है। फटाफट से जल्दी कमेंट करो, फटाफट से। तो आगे देखेंगे फटाफट से कि इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब हमने देख लिया, आपको बताना है कमेंट करके। तो आगे चलेंगे और अगले पेज पे देखेंगे। अगले पेज पे हमें बताया हुआ है कि प्राकृतिक प्रवृत्त अम्ल क्या होते हैं। देखो अम्ल के कुछ प्रकार होते हैं। अगर बात करें प्राकृतिक प्रवृत्त, नेचुरल एसिड जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। प्राकृतिक प्रवृत्त अम्ल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वह अम्ल होते हैं जो तनु या फिर दुर्बल होते हैं। तनु या फिर दुर्बल अम्ल होते हैं, तनु या फिर कमजोर अम्ल होते हैं। उन सभी अम्ल को हम बोलते हैं कौन से? प्राकृतिक प्रवृत्त अम्ल, ठीक है। ये अम्ल कई खाद्य पदार्थों में अलग अलग मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि सेब में मालिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, मेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, और संतरे के अंदर सार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर के अंदर ऑक्सीलिक अम्ल पाया जाता है।
तो इन सभी के अंदर आपको कोई ना कोई सा अम्ल दिख जाएगा जो कि आपका अम्ल जो है वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा, दुर्बल माने कमजोर अम्ल कहलाएगा। अगर बात करें खनिज अम्ल की, खनिज अम्ल जो होता है उसे हम बोलते हैं मिनरल एसिड, ठीक है। खनिज अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जो अकार्बनिक होते हैं, जो अकार्बनिक होते हैं, जिनके अंदर कार्बन नहीं होता है, क्योंकि यौगिक से प्राप्त होते हैं, इन्हें अकार्बनिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर कार्बन नहीं होता। फटाफट से नोट कर लेंगे इस लाइन को कि कौन से अकार्बनिक अम्ल होते हैं, तो वो होते हैं आपके खनिज अम्ल। इनका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि इन्हें छूना या चखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संरक्षण होते हैं, संरक्षण जंग लगाते हैं चीजों पे, खराब करते हैं चीजों को, ठीक है। ये आमतौर पर जल में अत्यधिक घुलनशील होते हैं और घुलकर हाइड्रोजन आयन आते हैं, क्या आते हैं, एच आयन देते हैं, क्या करते हैं, एच आयन देते हैं। तो बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल, और ये अम्ल बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज्यादा भारी भी होते हैं। फटाफट से इसकी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलेंगे अगले पेज पर। अगला पेज हमें कहता है कि हमें क्या बताया हुआ है, हमें बोला गया है कि कौन सा अम्ल, हमें बताया गया भाई क्षारक के बारे में। अब क्षारक भैया के बारे में देख लेते हैं। भाई क्षारक भैया कहते हैं क्षारक में तीखा या कड़वा होना, तीखा या कड़वा स्वाद होता है, वे छूने में साबुन जैसा होता है। किसका होता है, साबुन जैसा होता है, कि चिकने होते हैं। लाल एटम्स को नीला कर देते हैं, वहां पे क्या था, नीले को लाल कर रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाल को नीला कर रहा है। लाल को नीला कर रहा है तो बिल्कुल उल्टी प्रवृत्ति होती है इसकी, ये OH आयन उत्पन्न करता है। क्या करता है, OH उत्पन्न करता है, OH आयन उत्पन्न करता है। स्वाद की बात करें, क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, ठीक है भाई, कड़वा होता है। स्पर्श की बात करें, छूने में चिकनी दिखाई देता है। साबुन जो होती है ना, साबुन हमारी जिससे हम नहाते हो, ठीक है, वो साबुन जो होती है, वो साबुन क्या होती है, चिकनी होती है और एहसास होता है इसके अंदर, ठीक है। बात करें लिटमस परीक्षण के बारे में, क्षारक लाल पेपर को नीला कर देते हैं, जैसा हमने बताया, लाल को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। फटाफट चलेंगे अगली बार। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या देखेंगे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो भी क्या होता है, क्षार ही होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वो भी क्या होता है, क्षारीय होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो भी क्या होता है, क्षारीय होता है। और बेरियम हाइड्रोक्साइड भी एक तरह का क्षार पदार्थ ही होता है। अब देखेंगे क्षार के बारे में, ये है क्षारक, ये है क्षार। क्षारक और क्षार में क्या फर्क है, एक बार देख लेते हैं कि वे क्षारक जो जल में विलय यानी मिल जाते हैं, वे क्षारक जो जल में मिल जाते हैं तथा जिनके अणुओं में हाइड्रोक्साइड आयन OH होता है, उसे क्षार कहते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कुछ क्षारक ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर OH नहीं होता, तो इसीलिए इनको दो भागों में बांटा गया है, एक क्षारक और एक क्षार। एक क्षारक, एक क्षार। फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे को मोटिवेट करता है ताकि मैं आपके लिए वीडियो ला सकूं और आपके लिए और मेहनत कर सकूं। अपने भैया जी की क्लास के लिए क्या कर दो, एक लाइक तो कर ही सकते हो। फटाफट चलेंगे और क्षार के उदाहरण के देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, इसका एग्जांपल ही होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी इसका एग्जांपल होता है। अब चलेंगे नेक्स्ट पेज पर, अगले पेज पर। अगर अगले पेज की बात करें तो अब बात कर रहा है सूचक क्या होते हैं। भाई इंडिकेटर, गाड़ी वाले इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा, ये कुछ ऐसे इंडिकेटर जो हमें सूचना देते हैं कि ये क्षार है या अम्ल है, ये क्षार है या अम्ल है, इसकी सूचना में पड़ा रहता है। अगर बात करें सूचकांक की, सूचक क्या होता है, इंडिकेटर्स होते हैं। गाड़ी वाले इंडिकेटर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है वे जो क्षार और अम्ल के बारे में बताते हैं, सूचना देते हैं। तो फटाफट देखते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी दिए गए विलयन में अम्ल बताते हैं। विलयन मतलब जो घुलनशील पदार्थ है उसके अंदर क्या होते हैं, ये हमें अम्ल बताते हैं कि यह क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं। किसी भी घोल के अंदर, विलयन को घोल बोल सकते हो अपनी भाषा में, अब घोल के अंदर कितना क्षार है और कितना अम्ल है, या फिर वो अम्ल है या फिर क्षार है, उसके बारे में हम बताने वाला कौन है, ये हमारा इंडिकेटर भैया है। क्या है, इंडिकेटर भैया है, ये सूचक भैया है। तो सूचक भैया में क्या करते हैं, सूचक भैया में सूच देते हैं, भैया जी एक काम करो, ये तो क्षार है, ये तो लवण है, ये क्या है, क्षार है, लवण है या फिर अम्ल है। ये हमें सुनने का काम क्या है, इन भैया जी का है, इन भैया की जिम्मेदारी यही है। भैया इनका रंग क्या होता है, गंध अम्लीय होता है या क्षारीय माध्यम बदल जाता है। अरे भैया जब अम्ल होगा तो अम्ल बदल जाएगा, जब क्षार होगा तो क्षार बदल जाएगा। सही बात कह रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ। क्या बात। उदाहरण के लिए लिटमस पेपर, हल्दी, प्याज का रंग, लौंग तेल,
फिनोमेनन जो होता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी इसके आप एग्जांपल मान सकते हो। ऑरेंज भी होता है, मेथिक ऑरेंज जो होता है वो इसका होता है। प्याज, लौंग का तेल जैसे पदार्थ ग्रहण सूचक होते हैं। क्या होते हैं? ग्रहण सूचक होते हैं। ये नया है और ध्यान रखना आपके पेपर में ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसको हाईलाइट कर लेना फटाफट से, नोट्स के तौर पे लिखते रहो, क्योंकि आपकी नोट्स के ऊपर लिखते रहोगे तो पढ़ते रहोगे ना, और एनसीईआरटी खोल के बैठो, ताकि क्या हो जल्दी से जल्दी क्या हो हमारी प्रिपरेशन भी होती रहे और हम नोट्स भी पढ़ते रहे। ठीक है बेटा। उसके बाद करें, इसके अंदर कहलाते हैं, कहते हैं घ्राण सूचक कहलाते हैं, जैसे लौंग हो गया, प्याज हो गया, इसके अंदर क्योंकि इनका गंध बदलती रहती है। क्या होती है? इसकी जो गंध है वो बदलती है, इसलिए। अम्ल व क्षारों की प्रबलता की बात करें, भाई अम्ल और क्षारों की क्या प्रबलता होती है, भाई कैसे पता करते हैं इसके बारे में? अम्ल या क्षार की प्रबलता जल में उनकी आयनीकरण के पता चलता है। भाई हमें पता है जब भी अम्ल होगा तो भैया क्षार क्या देगा, वो ये तो H दे देगा। अरे भाई जब ये क्षार होगा तो क्या दे देगा, तो भाई ये तो OH दे देगा। अरे इसे तो पहले ही बता दिया कि भैया अगर मेरे को जानना चाहते हो, मुझे जानना पहचानना चाहते हो, तो मेरे ध्यान में ध्यान रखना कि मैं OH देता हूँ। अच्छा, और अम्ल कहता है कि भैया मुझे पहचानना है तो मैं H देता हूँ, जाओ जाके मुझे पहचान लो। तो इंडिकेटर भैया कहते हैं अच्छा बेटा मैं बैठा हुआ हूँ, तुम मुझे गुमराह नहीं कर सकते, मैं बैठा हूं तो मैं पता लगाऊंगा तुम्हारा। समझ गए मेरी बात? फटाफट चलते हैं। ठीक है, OH देता है और H आयन प्रदान करता है। H देगा तो भाई अम्ल होगा और H होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो फटाफट चलते हैं। अगर बात करें सूचकों के प्रकार के बारे में, सूचकों के जो प्रकार होते हैं वो प्रकृति सूचक होता है, गंधीय सूचक होता है और सार्वभौमिक सार्वत्रिक सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक जो होता है ये पौधों और प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लिटमस पेपर और हल्दी। ठीक है, ये उसी तरह के सूचक होते हैं। कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक की बात करें, इनका निर्माण रसायन द्वारा होता है, जैसे फिनोपेथिल, मेथिल ऑरेंज, ये सभी तरह के सूचक होते हैं। ठीक है, इनकी गंध अम्लीय क्षार माध्यम में बदल दी जाती है, इसलिए इसको गंधीय सूचक भी, ये गंध सूचक होते हैं। उदाहरण के लिए प्याज का रस और लौंग का तेल। ऐसे गंधीय सूचक को हम घ्राण सूचक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसे घ्राण सूचक भी बोल सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना घ्राण सूचक, तो घ्राण सूचक और गंधीय सूचक दोनों का मतलब एक ही है। फटाफट देखेंगे, सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक। सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक का क्या मतलब होता है? देखो यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, और यह सूचक अनेक सूचकों के मिश्रण से बना होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की भिन्नता यानी कम उसकी सांद्रता, उसकी कैपेसिटी को प्रेजेंट करता है कि भाई कितना उसके अंदर H है, कितना उसके बाद OH है। H मतलब अम्ल है, OH मतलब क्षार है। ठीक है, तो बताने के काम करता है, अम्लीय क्षारीय प्रकृति के बारे में बताता है और उसको मापने का काम करता है, ये करता है सार्वत्रिक सूचक। आया समझ में फटाफट से? तो चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। अगर नेक्स्ट पेज की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन का क्या बोला भाई, क्वेश्चन बोला गया देखो 2017 में भी आएगा, 2019 में भी आया, 2020 में भी आया। पूछ रहा है नींबू जो होता है नीले दिवस पिको नींबू के रस में मिलाया जाता है तो रंग में क्या बदलाव होता है? भाई नींबू के अंदर होता क्या है? भाई नींबू के अंदर तो बताओ जल्दी। अरे 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 भूल गए। अरे हाँ, इसके अंदर तो अम्ल होता है। भाई जब अम्ल होगा तो क्या होगा? अम्ल क्या होता है? नीला क्या हो जाता है? लाल। क्या हो जाता है? लाल। तो भैया नीला तो लाल हो जाएगा। भाई नीले रस को नीलू क्या करके मिलाया जाता है तो रंग में क्या बदलाव होता है? भाई लाल तो पेड़ को साबुन को होता है, तो भैया जब साबुन होगा तो लाल होगा और लाल होगा तो नीला होगा, तो क्या हो जाएगा? जहाँ पे लाल होगा वहाँ नीला हो जाएगा, जहाँ पे नीला होगा वहाँ पे लाल हो जाएगा। तो ये क्षारक हो जाएंगे भैया जी, और क्या हो जाएंगे? अम्ल हो जाएंगे भैया जी। समझ में आ गया? ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो फटाफट चलते हैं अगले पेज पर। और अगला पेज हमें क्या कहता है? अगला पेज हमें एक और क्वेश्चन दे रहा है और यहाँ पर हमें क्या है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, उस गैस को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। जो चूने के पानी में क्या मिल जाती है? रुक जाती है। तो भैया क्या मिल जाती है? इसका आंसर देना चाहिए था, आंसर देना चाहिए था। क्या दे दिया? आंसर दे दिया। आंसर बता देते क्या होगा? क्या होगा आंसर इसका? जल्दी फटाफट से जल्दी बताओ क्या आंसर होगा? जल्दी बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा? HCl। क्या हो जाएगा? HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट चलेंगे अगले पेज पर। और अगला पेज हमें क्या कहता है? लिटमस क्या होता है? भाई क्या होता है लिटमस पेपर? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ बात कही है हमने और हमें समझना होगा लिटमस क्या होता है। अगर बात करें लिटमस पेपर की, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। ठीक है, जो थिलोफाइट समूह में लीचेन
पौधे से प्राप्त होता है। किससे होता है, ध्यान रखना आ सकता है क्वेश्चन में, लीचेन पौधे से प्राप्त होता है, लाइकेन, ठीक है। और पौधों से निकलता जाता है, प्राय इस सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। इसे सूचक यानी इंडिकेटर के रूप में उपयोग करते हैं। या इंडिकेटर का मतलब है क्या, जो बाइक में इंडिकेटर वो नहीं, जो हमें सूचक सूचक होते हैं उसे बोलते हैं, जिसमें अम्ल और क्षार हमें बताते हैं कि अम्ल कौन सा क्षार कौन सा है, ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं इंडिकेटर, ठीक है। अगर बात करें लिटमस विलियम, जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षार होता है, भैया जब तो अम्ल होगा ना ही क्षार होगा, तो यह बैंगनी रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है, बैंगनी का हो जाता है। और बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लाल पत्ता गोभी, हल्दी, ठीक है, हाइड्रेजिया, पिटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगहीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्लीय क्षार की प्रकृति को बताती है, सूचित करती है। इन्हें अम्ल सारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक भी कहते हैं। यानी वे जिसमें ना तो अम्ल होता है ना ही क्षार होता है, तो वो बैंगनी कलर का हो जाता है। और बैंगनी कलर के होने की वजह से वो कई सारे फूल होते हैं, और इन्हीं वजह से इनको कभी कहते हैं अम्ल क्षारक सूचक, या फिर कभी कभी इसको सूचक भी कहते हैं। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो फटाफट चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, नहीं इसी पे, ठीक है। क्या बोला है, देखो इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है कि दानेदार जिंक टुकड़ों में 7 टन सल्फ्यूरिक मिला देंगे, तो अभिक्रिया करने पर जलन पर हाइड्रोजन गैस पता चलती है। और ये ध्यान रखना, मैं पक्का कह रहा हूं आपको, 101% कह रहा हूं कि जो पीओपी वाला साउंड है, यानी पॉप साउंड वाली जो ध्वनि है, पॉप साउंड वाली जो रिएक्शन है, पॉप साउंड वाली जो क्रिया है, यह एक्टिविटी है, ये आपके ब्लॉग में पूरी की पूरी 3 या 5 नंबर पूछ लेता है। तो इसको माइंड में सेट कर लो अभी से, क्योंकि अभी से सेट करोगे तभी अच्छे से नंबर आ पाएंगे। अगर बात करें, देखो होगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बुलबुले उठ रहे हैं, जो क्या करते हैं, देखो बुलबुले उठ रहे हैं, और ये हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले हैं जो प्रेजेंट करते हैं, फटफट की ध्वनि आ रही है, और फटफट की ध्वनि ये प्रेजेंट करती है कि इसके अंदर क्या होता है, दानेदार जो जिंक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि क्या होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होती है इसके अंदर। ये देखो इसमें लिखा है हाइड्रोजन गैस परीक्षण की बात करें, पॉप ध्वनि की साउंड। जब हाइड्रोजन गैस की बड़ी प्रणाली के पास जलती हुई मोमबत्ती लाती है तो पॉप साउंड वाली ध्वनि आती है, और ये पॉप साउंड वाली ध्वनि क्या करती है, साथ जलती है। इस परीक्षण का उपयोग किसी नमूने में हाइड्रोजन गैस को किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया के अंदर पॉप साउंड की ध्वनि का मतलब है कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न है या फिर उसके अंदर हाइड्रोजन गैस निकलती है या प्रेजेंट है, इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका इस्तेमाल करते हैं। और यह ध्वनि गैस की तेजी से जलने वाली विस्फोट होता है, ज्वालन होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है, बहुत ज्यादा जल जाती है जल्दी से रिएक्ट होने के बाद। तो ध्यान से प्रयोग होना चाहिए। अगर देखो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं आपको इसीलिए ताकि आप साइंस के बारे में समझो, क्योंकि ज्यादातर चीजें संसार के अंदर साइंस ही बनी है। 95% जो है, 95% जो हम चीजें यूज कर रहे हैं वो साइंस है, ठीक है। तो साइंस बहुत बड़ी चीज हो चुकी है आज के टाइम में, तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा और समझना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे गोल से कर सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम को क्रैक करके क्या कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। तो कामयाब होने के लिए पढ़ना होगा, और पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए बहेज क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट चलेंगे अगली क्लास में, और अगले में बोला गया है लवन भैया के बारे में। अब ये लवन भैया क्या कह रहे हैं, अरे लवन भैया तो कहते हैं भैया कि एक ऐसा जो कि जो ना तो अम्ल के एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु यानी H+ को किसी भी क्षार के धरायण जैसे सोडियम या पोटेशियम से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। यानी कि जब मैं अम्ल को मिला दूंगा क्षार भैया के साथ में, अम्ल और क्षार को मिला दूंगा तो मेरे लवन भैया बन जाएंगे। अरे भैया अम्ल भैया मिलाऊंगा, अरे क्षार भैया मिलाऊंगा, क्षार मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, हमारे लवन भैया बनेंगे। क्या बनेंगे, हमारे लवन भैया बन जाएंगे। और ये लवन भैया कहते हैं, क्या कहते हैं लवन भैया, कि भैया जब तुम अम्ल और क्षार मिल जाओगे तो पूरा डरना बंद कर दोगे ना, तो हम तुमसे एक प्रोडक्ट बना देंगे, उसे लवन कह देंगे। क्या कह देंगे, लवन कह देंगे। इसलिए अम्ल भैया क्षार भैया मिला के क्या बनाते हैं, आ से अम्ल, ला से लवन, आ से अम्ल, बी से क्षार मिलाने से क्या बन रहा है, ला से लवन बन रहा है। आ भी लवन बनता है, आ भी लवन बनता है, आ से अम्ल, बा से क्षार, ठीक है, और एन से लवन बन जा रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आगे देखेंगे लवणों के प्रकार के बारे में बात करें। लवण के प्रकार क्या होते हैं, सामान्यतः की बात करें उदासीनी लवण जो प्रबल होते हैं और प्रबल क्षार से बने होते हैं, जैसे सोडियम, ठीक है। अम्लीय लवण, अब इसे बताओ क्या कहते हैं हम साधारण भाषा में, जल्दी कमेंट करके बताओ, ठीक है। एसिडिक सल्ट जो होता है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने होते हैं, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फाइड कहते हैं, ठीक है। बात करें क्षारीय लवण क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ठीक है, ये बने होते हैं। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। फटाफट चलेंगे नेक्स्ट पेज पर और समझेंगे फटाफट से।
तो यहाँ पे कह रहा है अम्ल और क्षार के बारे में। अगर मैं बात करूं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, अरे भैया रासायनिक गुण आ गया रे, अभी तो चैप्टर चालू हुआ है रे, अभी चैप्टर बढ़िया से चालू हुआ है, क्योंकि अभी चैप्टर का हमने बेसिक क्लियर कर लिया है और अब हमें पढ़ना है जो हमारे पेपरों के एग्जाम के अंदर आता है। तो फटाफट से देखेंगे और फटाफट से क्या करेंगे, एक बार इसको ले लेंगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं यार, प्यास भी तो लग रही है, पानी भी तो पीना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं लेकर आता हूँ पानी। बात यार टीम मेंबर हमारे कोई आया नहीं है ना, तो सारी वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है, तुम्हें वीडियो मुझे देनी है, तो वही पढ़े खाया भी होने चाहिए। तो आज हम अकेले लगे पड़े हैं, ठीक है। तो आप भी पानी पी लो, मैंने पानी पी लिया। भाई गर्मी भी हो रही है, गर्मी में आप तो घर में बैठे होंगे, देखो मेरे को बिना पंखे के बैठना पड़ रहा। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। धातु के साथ अभिक्रिया, भाई अम्ल के साथ अभिक्रिया और क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है। जब अम्ल के साथ अभिक्रिया और क्षार के साथ अभिक्रिया का क्या मतलब है, देखो बात करें, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वह धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल बनाएगा, धातु से क्रिया करेगा और क्या बनेगा, लवण बनाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज बनाता है। क्या बनाता है, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वह धातु लवण और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। देख लो भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं ये देखा है हाइड्रोसल्फाइड रखा है और जिंक दे रखा है, तो जिंक सल्फाइड बन गया, जिंक सल्फाइड बन गया और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ठीक है। तो बन गई नहीं बन गई, ये अम्ल की प्रवृत्ति हो गई। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति पुष्टि कर जलती हुई चीज कि तीली को गैस के पास लाने पर पॉप साउंड आता है। तो पीओपी आपसे पूछे ना तो समझ लेना कि आपसे पॉप साउंड वाला पूछ रहा है। पीओपी का मतलब है पॉप साउंड, ठीक है। पॉप साउंड वाले के अंदर पूछता है हाइड्रोजन गैस के बारे में। आगे देखो क्षारक के बारे में देखें, तो क्षारक क्या बोलता है, क्षारक भैया कहते हैं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और क्या बनाते हैं, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्षारक प्लस धातु लवण और प्लस H2 क्या बनाते हैं, क्षारक प्लस धातु क्या बनाएंगे, लवण बना देंगे। मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे करेंगे लवण बनाएंगे और H2 गैस बनाएंगे, लवण बनाएंगे और H2 गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्षारक धातु के साथ क्या बनेंगे, लवण बनाएंगे और H2 गैस निकालेंगे। मैंने बताया था कि क्षारक इन्हें क्यों कहते हैं, कि कुछ ऐसे भी क्षार होते हैं, क्षार केवल वो होंगे जिसके अंदर क्या निकलेगा, OH निकलेगा, ठीक है। और क्षारक वो होंगे, कुछ क्षारक ऐसे भी जो H निकालते हैं, H गैस निकालते हैं, इसलिए इनको अलग रखा गया है भैया। इसीलिए इसको ज्यादा अहमियत दी गई है कि भाई क्षारक भैया एक काम करो, तुम क्षारक अलग हो जाओ और क्षार अलग हो जाओ, क्योंकि भैया कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना बच्चों को। देखा तो मान लीजिए ऐसा कर दिया गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा और जिंक दे रखा, ठीक है। सोडियम जिंक ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया, जिंक सोडियम जिंक लवण बन गया, लवण बना। यहाँ पे देखो ऑक्साइड है तो ऑक्साइड बन गया और H2 गैस यहाँ से रिलीज हो गई ना, H2 गैस रिलीज यहाँ पे रखा है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलते हैं जिससे पुष्टि जलती हुई मोमबत्ती क्या होती है, जलती हुई मोमबत्ती को परखली के मुंह के पास लाने जाने से क्या हो जाता है, वह पॉप साउंड की क्या करती है, रिएक्शन दिखाता है, पॉप साउंड की ध्वनि के बारे में बताता है। और यहाँ कह रहा है सभी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। मैंने बताया ना सभी क्षार धातुएं क्यों नहीं करती, क्योंकि वो क्षार भी होती हैं, सभी धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, केवल कुछ धातुएं जिंक और एल्यूमिनियम ही क्या करती हैं, क्षारक बहन के अंदर क्या करते हैं, क्षारक बहन जी के अंदर हमें क्या करती हैं, वो क्रिया करती हैं। तो चलेंगे फटाफट से नेक्स्ट पेज पे। आशा करूंगा आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप बेफिक्र होकर चिंता करके कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मुझे चाहे दूसरी वीडियो बनानी पड़ जाए आपके लिए, मैं बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपको समझाना मेरा फर्ज है और ये मैंने ठान लिया है कि 6 से लेकर 10 तक की जितनी भी वीडियो आएंगी आपके लिए होंगी और इसमें कोई चाल नहीं जाएगा। आपकी केवल पढ़ाई चाहिए और आपके भेजों को आपका सपोर्ट चाहिए, तो बस इतना करना है। अगर आपको लगता है कि हमें मुझे सपोर्ट देना चाहिए तो आप 2 दीजिए, अगर नहीं लगता तो मैं फ्री मेहनत करता रहूँगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कोई हार नहीं होती और जो मेहनत करता है वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है।
मैं मेहनत जब तक करता रहूंगा जब तक आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, और मैं आगे आपके लिए लाता रहूंगा और पढ़ाता रहूंगा आपको और आपके भाई बहनों को, ठीक है। तो भेज क्लास को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो फटाफट से, और बहुत सारे कमेंट कर दो, ठीक है। देखो धातु ऑक्साइड और अभिक्रिया क्या कह रहा है, जब मैं धातु ऑक्साइड की क्रिया करूंगा फिर अधात्विक ऑक्सीजन जब दे रहा हूं तो क्या आता है, किसकी, क्षारक भैया, अम्ल भैया की और क्षारक भैया की, ठीक है। जब मैं अम्ल और क्षारक बहन थी ना, क्षारक बहन की क्रिया करेंगे तो, ठीक है। जब धातु ऑक्साइड के साथ, जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। वहां पे क्या बना था, H2 गैस बनी थी, यहाँ पे जल बन रहा है, ठीक है। अम्ल धातु ऑक्साइड क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है, क्या बन रहा है, जल बन रहा है, ठीक है। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ बन गया HCl, क्या ले लेंगे, कॉपर क्लोराइड बन गया और H2O हो गया, यहाँ वाटर बन गया, ठीक है। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट दोनों का मतलब एक ही होता है, ध्यान रखना, सादा क्रिया, ठीक है। अम्ल धातु कार्बोनेट, लवण क्या बनेगा, CO2 बनेगा। यहाँ बस ये फर्क होगा कि इसके अंदर CO2 गैस बन जाएगी क्योंकि बाइकार्बोनेट है, और जहां भी कार्बोनेट आ जाता है, जहां भी कार्बन ये लग जाते हैं, जहां भी कार्बन प्रधान जी लग जाते हैं, भाई कार्बन को प्रदान करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, अरे भैया इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है 4 चैप्टर याद है ना, भूलना मत। और वो चैप्टर बहुत हार्ड है, लेकिन आप भैया क्लास में बढ़िया से और इजी एक्सप्लेन में पढ़ोगे, ठीक है। तो जहां पे भैया कार्बन लग जाते हैं तो वहां पे भाई ऑक्सीजन खींच लेते हैं, चल मेरे साथ, और CO2 बना लेते हैं। तो भैया यहाँ पे कह रहा है क्या कर दिया, HCl बना दिया, सोडियम कार्बोहाइड्रेट बना दिया, यहाँ बन गया सोडियम क्लोराइड, और यहाँ बन गया CO2 H2 वाटर बना दिया, तो इस तरह बना दिया। देखो बाइकार्बोनेट का समीकरण भी कार्बोनेट के समान ही होता है, देखो लिखा आता है, देखो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट एक ही होता है। अगर देखो क्षार और अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया लवण और जल, वो ये होगा, क्षारक मिल जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड मिलेगा, क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, क्या बन गया, यहाँ बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट बोल सकते हो, या H2 बन गया, ठीक है। क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट स्वयं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो भैया जब ये क्षार होते तो क्यों करेंगे, ये क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे ना, तो इसीलिए ये क्रिया नहीं करते, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड कर सकते हैं, लेकिन कार्बन धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट क्रिया नहीं करते, क्योंकि वो भैया क्या होते हैं, वो बहना, क्षारीय बहना के साथ में होते हैं ना, इसलिए, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कहा गया है कि हमें देखना है यहाँ पर, अब हमसे बोला है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। अब कैसे परीक्षण करें उसका, भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 गैस को चूने के पानी में, याद है ना पहले चैप्टर, चूने का पानी, व्हाइट सफेद कलर का पानी, ठीक है, दूध या पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, का विलयन से प्रवाहित की जाती है। जब उसको मिलाते हैं ना पानी के अंदर तो उसके अंदर बहुत सारा भवकने लगता है, भाई भवकने का मतलब है उसमें CO2 गैस निकल रही है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट Cu कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो एक सफेद अवशेष हो जाता है। इस सफेद अवशेष के निर्माण के कारण ही चूने का पानी दूधिया कहलाता है। ध्यान रखना, ये आपके परसेंट 101% आएगा, जो मैं 101% कह रहा हूं, यानी कि वो आने की संभावना पक्की है, पक्की, फटाफट से कर लेना, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या रखा है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, और CO2 क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और H2 निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। और तनुकरण क्या होता है, ठीक है भाई, तनुकरण भैया क्या कहलाते हैं, तनुकरण कह रहे हैं कि तनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विलायक जो होता है, विलायक मतलब जो पानी के अंदर ज्यादा मिलाया जाता है, यानी पानी, ठीक है, की मात्रा को बढ़ाकर विलयन को शोषण में विलय बनाता है। अब ये विलय है क्या, देखो इसका मतलब है जैसे पानी, मान लो कि पानी मात्रा ज्यादा है तो यहाँ पे बन गया घोल, बन गया, क्या बन गई, नींबू पानी का घोल बन गया, नींबू पानी का घोल, ठीक है भाई। अब एक घोल हो गया, अब घोल हो गया, विलयन का मतलब है जो पानी है, और विलय का मतलब है नमक है, ठीक है। पानी है, नींबू, तो नींबू मिला दो, नींबू का रस। तो भैया ये कह रहा है यहाँ पे इन दोनों की जो सांद्रता होती है कम ज्यादा करने का काम होता है। विलायक का मतलब है, पढ़ा भी होगा ना क्लास के अंदर, नींबू का पानी मिलाते घोल को विलायक हो गया। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे पानी विलायक बोलते हैं, और जो कम मात्रा में उसे विलय बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया, ये सांद्रता को कम करने और सांद्रता मतलब कैपेसिटी को कम ज्यादा करने का काम करता है ये तनुकरण। इसमें अधिक विलायक मिलाया जाता है, विलायक मतलब इसमें पानी ज्यादा मिला रहे, विलायक मतलब क्या हो रहा है, इसमें पानी ज्यादा मिलाते हैं। जब इसको यूज करते क्या करते हैं, जो नींबू पानी का रस है तो इसको ज्यादा मिलाएंगे, और जो प्रोडक्ट है उसको कम मिलाएंगे, ठीक है। और भौतिक रासायनिक विज्ञान में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। भौतिक रासायनिक विज्ञान में क्या होता है, भौतिक में क्रिया में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने का क्या कारण है भाई, भैया ये बताओ, अगर मैं CO2 गैस मिला दी तो क्या होगा भैया, भाई तुम खुद देख लो, CO2 गैस इतनी कम है, 0.0 को कुछ परसेंट है, 3% है,
तब ये हालत है गर्मी की, ठीक है, बीमारियों की। सोचो अगर ज़्यादा हुई तो क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि सब कम से कम क्या करो, वाहनों का यूज़ कम करो, ठीक है। जहाँ आप पैदल चल सकते हो पैदल चलो। अपने फैमिली को भी ये बताइए, अपने भाई बड़े भाई बहनों को भी बताइए कि जहाँ पर पैदल चल सकते हो पैदल चलो, ठीक है। पहले ज़माने में हम लोग कितना पैदल चलते थे, ठीक है। आपके मम्मी पापा से पूछ सकते हो आप, ठीक है, बड़े भाइयों से पूछ सकते हो, दादा से पूछ सकते हो, कितने लोग पैदल चलते थे। तो पैदल चलना ही बेस्ट है, जहाँ पे आप पैदल जा सकते हो चलो, ये नहीं कि भाई गाड़ी से ही जाओ, ठीक है। तो ये काम करना है आपको, ठीक है। अधिक मात्रा CO2 प्रवाहित करने के कारण है, जब CO2 गैस में अधिक मात्रा में प्रवाहित की जाती है तो यह दूधियापन गायब हो जाता है। क्या होता है, इसके दूधियापन हो जाता है। और क्योंकि अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट जलों और अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके घुलनशील और पारदर्शी कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। क्या करता है, बाइकार्बोनेट बनाता है, यानी कि यह जो है वो दूधियापन खत्म कर देता है। अगर हम इसके अंदर क्या बनाएंगे, CO2 गैस बनाएंगे तो चूने का पानी बनेगा ही नहीं, चूने पाउडर दूधिया पानी होगा ही नहीं, और वो अच्छे से प्रयोग करा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, और नेक्स्ट पेज हमें क्या कह रहा है जरा पर देखते हैं फटाफट से। यहाँ कह रहा है जलीय विलयन के बारे में। देखो जलीय विलयन में अम्ल की क्षार, अम्ल क्षार, अगर जलीय विलयन की क्या कह रहा है, जलीय विलयन फटाफट से पढ़ लो इसको। जलीय विलयन का मतलब है अम्ल, पानी। देखो यहाँ पे कह रहा है जलीय विलयन में अम्लीय क्षारक, क्षारक और अम्ल। देखो जल की उपस्थिति में अम्ल H आयन होते हैं, पता है भाई, हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं। जल घुलनशील में H आयन स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं होते, उसके अंदर मौजूद नहीं होते ये, क्योंकि वे बहुत प्रगतिशील होते हैं, मतलब क्रिया कर लेते हैं फटाफट से। और क्या करते हैं, इसके बजाय वे पानी के अणुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये पानी के साथ मिल जाते हैं अलग से, ठीक है, और इसका प्रयोग कर लेते हैं। देखो मिल गया इसके साथ आयन, ये वाटर बन गया, यहाँ देखो ज्यादा वाटर हो गया, ठीक है, और क्लोराइड अलग हो गई। यहाँ पे जल में अम्लीय क्षारक बनाते समय सावधानियां, अब कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। जब हम अम्लीय क्षारक को मिलाएंगे तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी। क्या है वो सावधानियां, फटाफट से देखो क्या क्या है, ठीक है। अम्ल का क्षारक को हमेशा जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए, क्योंकि अम्ल और क्षार क्या होते हैं, बहुत ही ऊष्माक्षेपी होते हैं। ऊष्माक्षेपी याद है ना, जहां पर ऊष्मा निकलती है गर्म होती है, ऊष्मा निकलती है गर्म होता है, एनवायरनमेंट गर्म होता है। ऊष्मा शोषी क्या होता है, जहाँ पे ठंडा ठंडा मौसम होता है, यानी कि जहाँ पे ऊष्मा क्या होता है, तापमान ठंडा हो जाता है या कम हो जाता है तो उसमें ऊष्मा शोषी कहेंगे, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी कब कहेंगे, जहाँ पे आपका गर्म हो जाएगा उपवास, ठीक है, आप गर्म हो जाओगे, ऊष्माक्षेपी का मतलब है, ठीक है, जहाँ पे तापमान ज्यादा हो जाएगा, यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। इसलिए कांच के पात्र को लगातार हिलाते रहना चाहिए ताकि क्या हो जाए, उसमें हीट ना हो। और अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल, यानी कि जल ले लो जब जाके अम्ल मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल को जल में मिलाओ, ऐसा नहीं करना, क्योंकि गर्म हो जाए। क्षारक जल की उपस्थिति में OH देते हैं, दिखा रखा हो OH देते हैं, देखो, और ज्यादा हीट भी निकालते हैं। हीट निकालेंगे तो क्या होगा, हीट निकालेंगे तो क्या होगा, गर्मी होगी, ठीक है। अब देखेंगे, अब देखो यह प्रयोग दर्शाता है कि अम्लीय विलयन को संचालन के कारण है। देखो तुम यहाँ देखो जरा, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज मीटर हो गया, यहाँ पे कील तनुकरण अम्लीय है, रबड़ का कोर, भाई यहाँ पे 2 किलो ली, हमने इसका प्रयोग कर रहे हैं, जब बीकर ले लिया और बीकर जब इसका प्रयोग करेंगे तो देखो क्या होगा। यह कह रहा है तनुकरण अम्लीय विलयन में आयन होते हैं, भाई इसमें आयन डालेंगे, जब क्या मिलेंगे, इसके अंदर आयन मिलाएंगे रबड़ का कोर के अंदर। ये आयन विद्युत प्रवाहित के संचय में मदद करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में सहायता करते हैं। और जब स्विच चालू किया जाता है तो परिपथ पूरा हो जाता है और आयनों के माध्यम से विद्युत प्रवाहित होता रहता है, जिससे बल्ब जल जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो रबड़ का कोर है, उस रबड़ कोर के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है, और यह भी क्या करता है, अम्ल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी चक्र को पूरा कर लेता है। क्योंकि जब तेज रबड़ है तब तो चलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अम्ल के कारण क्या होता है, तो इसके अंदर देखो कील, ये पानी वाली मिलाया है इसके अंदर, और पानी में से क्या होता है, वो चलने लगता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पानी मिला होता है, ठीक है। अम्ल का पानी क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में भी काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो लिखा है, यहाँ पे देखो सॉलिड रखने के अंदर क्या करना है, हमें गैस का निर्माण करना है। कौन सी गैस का निर्माण करते हैं, देखो भाई, पहले में सोडियम क्लोराइड मिलाया गया है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया गया है, जिसमें से HCl गैस बनती है, क्या बनती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनती है, ठीक है। आप लिटमस पात्र देखो, ये लाल को नीला मिलकर नीले को कर दिया, नीले को लाल कर दिया, भाई नीले को लाल करेगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और देखो पढ़ने हो जाएगा, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली होती है, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है गैस को कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली को उजाला जाता है ताकि शुष्क किया जा सके, और जैसे इसको शुष्क करते हैं, शुष्क गैस उस लिटमस पात्र पर कोई प्रभाव नहीं डालती, लेकिन आर्द्र गीले लिटमस पात्र का रंग बदल देती है। यानी जब गीला, अगर सूखा होगा तो कोई काम नहीं करेगी, अब वो नीला होगा, गीला होगा तो क्या हो जाएगा, वो नीले बन जाएगा, और नीले वजह से क्या हो जाएगा, वो नीला। लाल क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, जो नीला पेपर है वो क्या हो रहा है, लाल बन जा रहा है, आर्द्र लिटमस पेपर बन रहा है। आर्द्र मतलब कमजोर हो जाता है पानी, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ तक
अब हमने इसको चैप्टर को यहाँ तक पढ़ लिया है और अब मैं आपसे अलविदा लूंगा और नेक्स्ट पार्ट में जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें चैप्टर हम खत्म करेंगे और उसके बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए 50 MCQ क्वेश्चन, क्योंकि 50 MCQ क्वेश्चन आपको देखने हैं, क्योंकि आपकी इंप्रूवमेंट कितनी है, आपने चैप्टर में क्या समझा, क्या पढ़ रहे हो आप, उससे पता लग जाएगा। ठीक है, तो मिलूंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके, तब तक के लिए अलविदा। और तब तक के लिए करें, लाइक करें, शेयर करें, करें और हमें सपोर्ट करें ताकि आप हम आपके लिए ला सकें। जय हिंद, जय भारत।